वन वन और अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर, वन एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम, उसमें वन वन और अल्फा एलिमिनेशन कल मैंने तुम्हें कराया था। वन वन और अल्फा अल्फा और अल्फा एलिमिनेशन। अभी जो पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके क्वेश्चन आने हैं, और कोई भी नहीं आएगा, यही आएगा, वन टू और अल्फा बीटा और बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन ज्यादा यूज करते हैं, वन टू और अल्फा बीटा और बीटा एलिमिनेशन। इसके अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है रखना। इसके अंदर हम पढ़ते हैं ई वन मैकेनिज्म, ई वन मैकेनिज्म, ई टू मैकेनिज्म। ई वन अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैं तुम्हें करवा चुका हूँ कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर के साथ, याद है कि नहीं? ई वन वाला मैकेनिज्म हो चुका है, कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर का डिटेल में ले चुका हूँ पूरी है। और ई टू, ये मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा हिंट दूंगा, इसका ही दूंगा हिंट अभी। ई वन ई टू, फिर है ई वन सी बी, और लास्ट एक और एक, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, ई आई, एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर। एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, देखो है बहुत छोटी सी चीज, जैसे यही है ना, इसके अंदर एक एच है, इधर एक्स है, इधर एक्स है, एच है और एक्स है। अब इसमें क्या क्या बाहर निकल सकता है और कैसे निकल सकता है, इसमें क्या क्या बाहर निकल सकता है और कैसे बाहर निकल सकता है। देखो, अगर मैं बोलता हूँ इवन मैकेनिक्स, ध्यान देना, अगर एक्स बाहर निकला, एक्स रिमूव करता है पहले, तो ये होता है इवन, ये इवन होता है। और अगर एक्स और एच दोनों एक साथ हटते हैं, दोनों एक साथ हटते हैं, बोथ रिमूव्ड, तो ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ई टू। और अगर तीसरा केस, एच पहले हटता है, एच रिमूव्ड, तो ई वन सी बी, तब क्या हो जाएगा, ई वन सी बी। तो ई वन सी बी मैकेनिज्म, यही तीन है। और एक है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, ये अलग है, समझ गए नहीं? इसमें अगर ये हटा तो ई वन, ये हटा तो ई वन सी बी, दोनों एक साथ हटे तो ई टू। याद रहेगा कि नहीं? ये हटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, ई वन में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, से जब शुरू लगेगा। ये हटेगा तो कार्बन आयन, ये हटेगा तो कार्बन आयन, सी माइनस, सी माइनस बनेगा, सही ना? और अगर दोनों एक साथ हटेंगे तो एल्कीन डायरेक्ट बनेगा, तो एल्कीन डायरेक्ट बनेगा। समझ आ गया क्या बोला मैंने? ई वन में जैसे एस एन वन होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, इसमें बेस लेते हैं, कार्बोकेटायन बनता है उसमें भी, इसमें भी बनता है। जैसे एस एन टू होता है ऐसे एस एन टू, वैसे ही ई टू। एस एन टू में क्या बनता है, एस एन टू में न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है अच्छा वाला, इसमें अच्छा वाला बेस चाहिए होगा। ई वन सी बी, ये उसमें नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता ऐसा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन हो रहा है एक्चुअल में। इसमें क्या होगा, एच हटेगा पहले, उसमें तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें एच हटे। तो इसलिए अब ई वन में तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ इथेनॉल में एट 443 केल्विन, उसकी डिटेल मैंने ले चुका हूँ पहले। अच्छा, ई टू देखेंगे, ई टू एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर। क्लियर, एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर, इसके अंदर एच और लिविंग ग्रुप, जैसे ओ एच है, एक्स है, एक्स होगा स्पेशली, सी एल बी आर, एच एंड एक्स रिमूव टुगेदर, ये दोनों एक साथ हटेंगे, बढ़िया ध्यान रखना, एच एंड एक्स दे आर रिमूव टुगेदर, एच और एक्स दोनों एक साथ हटेंगे। तो इसका मैकेनिज्म जैसे हमने एस एन टू का पढ़ा था, सेम वैसे ही मैकेनिज्म है इसका। इसमें अगर मान लो ये है, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे आर, मैं पहले सिंपल तुम्हें बता देता हूँ फिर उसके बताऊँ, आर सी एच टू सी एल, इसमें मैंने डाला एल्कोहलिक के OH, कोई बेस डाला, ई टू की बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक के OH डाला, तो एंटी एलिमिनेशन होगा। वर्ड में बताऊंगा बाद में कि एंटी पेरिप्लेनर वर्ड क्या होता है। ये एंटी एलिमिनेशन होगा, आंसर आएगा आर सी एच डबल सी एच, इसी का मैकेनिज्म लिखना है मेरे को, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सेडजेव्स रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर, सेडजेव्स रूल के अकॉर्डिंग चलेगा मैकेनिज्म। तो इसमें है कैसे है ये, इसको एक बार ध्यान से देख के लिखना है। ये आर, सी एच, नीचे एच, सी एच टू और एक्स, एक्स यानी सी एल कह लो, सी एच टू और ये सी एल।
बेस डाला हमने एल्कोहलिक के वजह, बेस कोई बी माइनस मान लो, बेस बी माइनस या ओ आर माइनस या C2H5O माइनस या CH3O माइनस, कोई भी बेस डाला इसके अंदर हमने, बेस जाएगा और पकड़ेगा किसको, बेस जाएगा और पकड़ेगा किसको, H+। बी माइनस बेस है, ये जाके पकड़ेगा H+। ये क्लियर है कि नहीं है? जब ये इसको पकड़ेगा बेस, सही ना, इसको किसके पास जाएगा, ये H के पास, ये H के पास जाएगा, तो उससे होगा क्या, इससे क्या होगा, ध्यान देना, बेस गया है, H को पकड़ेगा बीटा वाले, ये अल्फा वाला, ये बीटा वाला, बीटा वाले H को बेस पकड़ेगा, अल्फा बीटा जो डायरेक्टली ग्रुप के साथ अटैच है Cl के साथ, वो अल्फा, और जो उसके साथ वाला है वो बीटा, इसको पकड़ेगा ये, और ये वाला केस आएगा। अब जो केस आएगा ना, बी माइनस इसको पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, ये वाला केस है, यहाँ पे ये H इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, मतलब इस H को बी जो बेस है अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और ये केस आएगा R CH डॉटेड में H, डॉटेड में H, और इसका बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, बेस के साथ, B, ये बेस है यहाँ पे, जैसे CH3O माइनस एल्कोहलिक क्यों डाला है जो, B माइनस, ये H पे प्लस होगा, यहाँ ये पूरा बॉन्ड होगा CH2, ये X होगा डॉटेड में, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, और बीच में आएगा डॉटेड बॉन्ड। एक बार इस ट्रांजिशन स्टेट को पहचान लो, समझ आ गया कि नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट, और पॉजिटिव नेगेटिव तुम चाहो तो मत दिखाओ उसको, क्योंकि मैं बॉन्ड दिखा रहा हूँ, देखो समझ आ गया कि नहीं ये, यस सर। एक बार देख लो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये H इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जा रहा है, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इधर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इधर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, दोनों के जो बॉन्ड दिखाएंगे, दोनों एक साथ हो रहे हैं प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो बीच में मैंने दिखा दिया बॉन्ड, ये वाला डॉटेड वाला, जो बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, क्लीवेज का ये फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो ब्रेक, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जाएगा, ये कंटिन्यूस चल रहा है प्रोसेस, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ये कंटिन्यूस चल रहा है प्रोसेस, तब जाके ये प्रोडक्ट मिलेगा इधर। ये ट्रांजिशन स्टेट समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब ये अगर समझ आ गया ना, अब इसमें एक चीज समझना, इसके अंदर ना, इस स्टेट को होने के लिए, इस स्टेट को होने के लिए, ये पहले तो जो बेस है, ये भी नेगेटिव, बहुत ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन, को बीटा एलिमिनेशन को एंटी एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन। और ये जो 5 एटम है ना, ध्यान देना, जो मैं मार्क करूंगा, ये 5 एटम्स जो हैं, ये X माइनस, ये C, ये C, ये H, और ये B, दे ऑल शुड लाई इन वन प्लेन, दे ऑल शुड लाई इन वन प्लेन, बट X एंड H, ये X एंड H, सही ना, X एंड H, ये वाला X एंड H, they should be anti to each other, they both should be anti to each other, they both should be anti to each other, reason, बेस ताकि इस H को एंटी पोजीशन से आसानी से एलिमिनेट कर लेगा, इसको एंटी पोजीशन से आसानी से एलिमिनेट कर देगा। और वैसे भी तुम अगर तुम देखोगे ना, बेस जो है नेगेटिव और X भी नेगेटिव, अगर ये सिन होता है H, अगर मैं यहाँ रखता इसको और इधर बेस आता, तो अब क्या होता, रिपल्शन होती कि नहीं, इस B माइनस में और X माइनस में रिपल्शन होती कि नहीं, अगर सिन एलिमिनेशन होता तो, अगर H भी ऊपर होता और X भी ऊपर होता,
तो B माइनस और F माइनस में रिपल्शन होने के चांसेस होते कि नहीं? यस सर। समझ आ गया कि नहीं है? इसीलिए दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, एंटी बट दे शुड लाई इन वन प्लेन। वर्ड क्या यूज करते हैं? एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, ये याद रखना। इस केस में E2 मैकेनिज्म है, दे शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर। ये पूछते हैं एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन किस में रिक्वायर्ड होती है, तो ये E2 मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होती है। 5 एटम्स एक प्लेन में है, इसके अंदर 5 एटम्स जो हैं वो एक प्लेन में आएंगे, और फिर फाइनली जाकर क्या बन जाएगा? RCH1CH2 बन गया, प्लस प्लस बेस जो है H को ले गया, प्लस X माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं? बेस जैसे C2H5 OH बन गया आप, और प्लस Cl माइनस। समझ आया कि नहीं? इसकी ट्रांजिशन स्टेट आपको क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। चलो ये समझ आ गया ना। तो एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कंडीशंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसका, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज जनरली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होती है। तो इसका अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कहूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बन जाएगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। सीधा यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, यहाँ रिएक्टेंट्स है, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, यहाँ एल्कीन मिल गया, यहाँ एल्कीन मिल गया, और यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट जो हाईली अनस्टेबल है, ये वाली, ये ट्रांजिशन स्टेट है विच इज हाईली अनस्टेबल। सही ना? ये ट्रांजिशन स्टेट है विच इज हाईली अनस्टेबल। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अभी ये तुम्हें कंडीशंस हो गई ना क्लियर। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, मैंने इधर एक चीज मानी है जो मैं भी आगे एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे एक केस माना है कि जो एक्स है, जो एक्स है और जो एच है, दोनों सेम स्पीड से रिमूव हो रहे हैं, दोनों सेम रेट से रिमूव हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? एक्स और एच दे बोथ आर रिमूव एट द सेम रेट, दे बोथ आर रिमूव विथ सेम पेस। ये माना है कि नहीं? ये एक्स जो है और ये एच जो है, दोनों का रिमूव होने का रेट सेम है, दोनों का रिमूव होने का रेट सेम है। अगर एक्स कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तब मैकेनिज्म इवन हो गया, अगर एच पहले कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो मैकेनिज्म इवन सी भी हो गया। लेकिन लेकिन एच और एक्स हो सकता है कुछ ना कुछ कॉमन टाइम हो रिमूव होने का, कुछ ना कुछ कॉमन टाइम। जैसे मान लो ये एक्स हटा 10 सेकंड के अंदर, ये 10 सेकंड में हटा, और ये तीसरे सेकंड से या 5वें सेकंड से सपोज एच हटना स्टार्ट हुआ, तो कुछ तो टाइम कॉमन रहेगा ना, इसलिए मैकेनिज्म ई टू ही रहेगा, मैकेनिज्म तो ई टू ही रहेगा। लेकिन जब एक्स का हटने का रेट ज्यादा है, एक्स का हटने का अगर रेट ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ कार्बोकैटायन बनने के चांसेस होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, E2 के अंदर भी ना 3 तरीके की ट्रांजिशन स्टेट आ सकती हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कम है चांसेस पूछने के। E2 के अंदर 3 डिफरेंट तरीके की ट्रांजिशन स्टेट आ सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड एंड CX बॉन्ड। इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हुए कि कौन सा जल्दी हट रहा है, कौन सा डिफिकल्टी से हट रहा है। पहली ट्रांजिशन स्टेट मानो, अगर CH बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट रहा है, ये CH बॉन्ड है ना पे, ये जल्दी टूट रहा है सपोज, अगर CH बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, CH बॉन्ड ब्रेक्स फास्टर देन CX बॉन्ड, लेकिन कुछ टाइम क्या होगा, बट सम टाइम ऑफ देयर क्लीवेज और ब्रेकेज विल बी कॉमन, बट सम टाइम ऑफ देयर क्लीवेज और ब्रेकेज विल बी कॉमन। उस केस में अगर ये जल्दी टूट रहा है CH बॉन्ड, अगर CH बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, तो क्या यहाँ पे एनायन बनने का चांस आएगा कि नहीं? क्या यहाँ पे एनायन बनने का चांस आएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। एनायन बनने का चांस है ना? एक केस ये, एक केस ये, अगर CH बॉन्ड जल्दी टूट रहा है तो एनायन बनने का चांस आएगा जरूर। सही ना? पार्शियली नेगेटिव मैं दिखा सकता हूँ उसको, पार्शियली नेगेटिव दिखा सकता हूँ मैं, मतलब C पे पार्शियली नेगेटिव
और बाकी 2 ग्रुप लगे हुए हैं। एच एच मान लो कोई एक एच हट गया है, ये आया ये डॉटेड वाला सी, और यहाँ पे एक्स है, ये एक्स है नेगेटिव वाला, बाकी दोनों बॉन्ड लगे हुए। तो ये पार्शियल नेगेटिव आ गया ना कार्बन पे। तो इस मैकेनिज्म को ना, इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया है, इस मैकेनिज्म क्योंकि एनायन बना है इसमें, इट हैज एनायन, दिस ट्रांजिशन स्टेट हैज एनायन लाइक कैरेक्टर, क्लियर, दिस ट्रांजिशन स्टेट हैज एनायन लाइक कैरेक्टर एज सीएच बॉन्ड ब्रेक्स फास्टर एज कंपेयर टू सीएक्स बॉन्ड। तो इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया है E2A। समझ आया मैंने क्या बोला? E2A मैकेनिज्म का नाम क्या है? E2A। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? ये E2A नहीं क्लियर हुआ? यस। दूसरा केस, अगर ये एक्स सी एक्स बॉन्ड जल्दी टूट जाए एज कंपेयर टू सी एच बॉन्ड, अगर सी एच बॉन्ड जल्दी टूट जाए एज कंपेयर टू सी एक्स बॉन्ड, तो उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे अब एच रहेगा, अब यहाँ पे एच ये रहेगा, है ना, ये एच रहेगा। अब इधर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हट गया, ये एक्स हट गया ना, और यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं? एक्स माइनस अलग हुआ है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। तो अब इसमें कौन सा कैरेक्टर रहेगा? if CX bond breaks faster as compared to CH bond, rate of cleavage of CX bond is more as compared to rate of cleavage of CH bond, तो उस केस में कौन सा कैरेक्टर आएगा? कार्बोकेटाइन। हाँ कैटायन कैरेक्टर आएगा। अब इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी इसका नाम होगा E2C। समझ आया कि नहीं? यस। अब तीसरा केस जो मैंने तुम्हारे साथ लिया है क्या, जब H और X दोनों सेम स्पीड से हटे, उस केस में E2 एग्जैक्ट आएगा, उसमें एल्कीन ही बनेगा। उसमें क्या बनेगा? एल्कीन। समझ आया कि नहीं? है यस। नहीं क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, तुम इनमें से भी ना, ध्यान देना, ये डिटेल दी है इसमें, तुम कौन से 2 केसेस को लगभग सेम मानते हो? कौन से 2 हैं? E2C या फिर E2A E2C या E2A E2 जो सेम फैक्टर से स्टेबलाइज होंगे? कौन से 2 केसेस होते हैं विच कैन बी स्टेबलाइज बाय सेम फैक्टर्स? एल्कीन, ये एल्कीन है, इसमें एल्कीन है, इसमें कैटायन है, इसमें एनायन है। Which two transition states are stabilized by same factor? Which two transition states will be stabilized by same factor? E2C and E2। ये किसने बोला है? E2। हाँ किसने बोला ये? सर अनुराग सर हेमा। सर हाँ हेमा। रीजन दे अनुराग एक बार। हाँ रीजन अनुराग। सर ये हाइपर कंजुगेशन से। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, ये सबको समझ आ जाना चाहिए। एल्कीन और कैटायन, हम इसको दोनों किससे स्टेबलाइज कर सकते हैं? कार्बोकैटायन से। हम इन दोनों किससे स्टेबलाइज कर सकते हैं? कार्बोकैटायन से। सही ना? E2 and E2C they both can be stabilized by कार्बोकैटायन, can be stabilized by हाइपर कंजुगेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना, E2 and E2C they both can be stabilized by हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए इनको भी ना कई बुक्स में 2 फैक्टर ही दिए गए हैं, E2 का और E2C का और E2 का और E2A। ये डिफरेंट फैक्टर से स्पेशलाइज होगा क्योंकि इसमें एनायनिक कैरेक्टर आ रहा है। बस ये दिमाग में रखना, मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा इसके बारे में। E2 मैकेनिज्म हर किसी ने पढ़ा होता है, ये वाले 3 केसेस है ना, ये मैंने बता दिया, पता होते हैं हर किसी को कि ऐसा हो सकता है ना कि दोनों सेम रेट से ना हटे। क्या पता एच पहले हटे, एच पहले हटे और एनायनिक कैरेक्टर आ जाए तो उसको E2A बोल देंगे। और क्या पता एक्स पहले हटे तो कैटायन बन जाए, उसको E2C बोल देंगे। और दोनों अगर सेम रेट से हट रहे हैं तब तो है ही E2, तब तो है ही E2। क्लियर हुआ कि नहीं? है यस सर। यस। अब ये तुम्हें समझ आ गया ना कि दोनों के दोनों अब ये SN2 को रिजेंबल करते हैं, दोनों के दोनों SN2 को रिजेंबल करते हैं। अब इसके पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके नोट कर लेना। पहले SN2 की तरह ये भी, SN2 की तरह ये भी 1 स्टेप मैकेनिज्म है कि नहीं? है कि नहीं?
दूसरा, इसके अंदर कार्बन की पेंटावेलेंट स्टेट आ रही है कि नहीं? ये आया था ना ट्रांजिशन स्टेट, देखो सी एच बी माइनस, बेस इसको ले जा रहा है एच प्लस को, ये डॉटेड सी एक्स नेगेटिव। कार्बन की पेंटावेलेंट स्टेट आ रही है कि नहीं, चेक करो। यस सर। बोलो, पेंटावेलेंट कार्बन आएगा, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट, क्या लिखेंगे? पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट। ये सिद्धि, एक चलो, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट आएगी, सही ना? पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट, ये ध्यान रखना, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन वर्ड लिख लेना, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट है इज इन्वॉल्व, और एंड दे शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर जरूर लिख देना। बोथ द एटम्स x and h they should be anti to each other and should lie in the one plane, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी पेरिप्लेनर। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? एंटी पेरिप्लेनर। ये कंडीशन नोट कर लेना, एंटी पेरिप्लेनर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस। सही ना? एंटी पेरिप्लेनर, ये कंडीशन याद रखना जरूर। नेक्स्ट है, पहले लिख देना पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन, एंटी पेरिप्लेनर, ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब जो ट्रांजिशन को हमेशा दिमाग में रखना, मैं उससे रिलेटेड डिटेल दूंगा तुम्हें अभी। ये कंडीशन हो गई। अब तीसरा, जिसको SN2 और SN1 मैंने पढ़ाया है, अगर तुम्हें याद है, अगर SN2 और SN1 याद है तो तुम्हें ये बताना है कि इसके अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जिसने SN2 SN1 मेरे से ढंग से पढ़ा हुआ है वो बता सकता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हुआ कि नहीं इसके अंदर। दूसरा, एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट हुआ कि नहीं, एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट, तुम में से कोई भी बोलो। बोलना किसी को आंसर। इसका तो तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए पेपर के अंदर, अगर तुम्हें इसका नहीं मतलब पता है ना तो फिर तुम नहीं कर रहे हो काम। यहाँ पे एक्स है, वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री, चाहो तो तुम एच दिखा दो वैलेंसी, और ये डॉटेड। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं? काइनेटिक आइसोटोप प्रेजेंट इफेक्ट मतलब इफ एच इज रिप्लेस्ड बाय हेवियर आइसोटोप। क्लियर? इफ एच इज रिप्लेस्ड बाय, ये एच है ना, इफ दिस इज रिप्लेस्ड बाय हेवियर आइसोटोप, प्रियंका सुन लेंगे एक बार। इफ एच इज रिप्लेस्ड बाय हेवियर आइसोटोप, तो क्या E2 के मैकेनिज्म से फर्क पड़ेगा कि नहीं? इफ एच इज रिप्लेस्ड बाय हेवियर आइसोटोप, तो इसके मैकेनिज्म से फर्क पड़ेगा कि नहीं? और दूसरा है एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब अगर लिविंग ग्रुप की जगह मान लो ये Cl था, Cl35 वाला होता है, अगर Cl35 की जगह Cl37 आ जाए तो फर्क पड़ेगा रेट पे कि नहीं, ये मतलब है इसका। पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का और एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट का। बताओ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा इसके अंदर, विल इट बी प्रेजेंट इन E2 और नॉट? बताओ।
सर होगा। कौन सा वाला होगा मयंक? सर दोनों ही होंगे। बहुत अच्छे, दोनों ही होंगे इसमें, दोनों ही होंगे। और SN1 SN2 में क्या था, याद है एलिमेंट क्या? था उसका। एलिमेंट था। इसको याद करा, मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में। हाँ, एक मिनट। देखो, इसमें अगर मैं H हटाता हूँ, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है स्लो स्टेप में बनती है। अगर मैं H3 का D लगा दूं तो बॉन्ड डिफिकल्टी से टूटेगा, तो नेचुरल है रेट डिक्रीज कर जाएगा। और X3 का भी Cl35 समान, मैंने उसका Cl37 लगा दिया, तो भी क्या हो जाएगा, रेट डिक्रीज कर जाएगा। हैवी रेशों आ गया तो भी रेट डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो है इट इज आल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है। एलिमेंट यानी अगर लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय सम हेवियर आइसोटोप, तो ये भी प्रेजेंट है, दोनों को दोनों प्रेजेंट होंगे। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी प्रेजेंट होगा और एलिमेंट आइसोटोप इफेक्ट भी प्रेजेंट होगा E2 के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी है, एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट भी प्रेजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि ये स्लो स्टेप में बना है, ध्यान रखना, मार्क कर देना, मैंने पीछे लिखा नहीं है। स्लोएस्ट स्टेप के अंदर ये बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, फिर आगे जाकर अगले स्टेप में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट। सही है ना? फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये बना है यहाँ पीछे एल्कीन से स्लो स्टेप के अंदर, है ना? ये स्लो स्टेप पे बना है, स्लो स्टेप RDS। तो अब इसके अंदर यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास, एल्कीन RX था और प्लस बेस था, है ना? तो अब स्लो स्टेप में बन रहा है, तो रेट जो होगा इस केस में, रेट जो होगा वो फिफ्थ पॉइंट लिख देना बेशक तुम। रेट जो होगा वो K इंटू RX इंटू बेस होगा कि नहीं? SN2 में क्या लिखते थे, रेट जो के, समझे कि नहीं? हम उसमें क्या लिखते थे, K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। इसमें एक रेट जो क्या होगा, K इंटू RX इंटू बेस, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इसमें रेट RX की पावर 1, बेस की पावर 1, तो ऑर्डर कितना आ गया, 1 + 1 2। ऑर्डर इससे पता लगता है ना, जो एक के साथ वैल्यूज है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, उनकी पावर को ऐड कर दिया करो, तो ऑर्डर तो 2 आ गया सीधा, सही ना? ऑर्डर 2 आ गया। और स्लो स्टेप के अंदर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, RX और बेस। इधर देख के करना है, RX और बेस दो स्टेप को देखते हुए निकालते हैं हमेशा मॉलिक्यूलरिटी, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। ये भी ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर 2 है एंड इट इज बाई मोलिकुलर। किसकी तरह, SN2 की तरह। 2 reactants in RDS, so it is bimolecular, order is also equal to 2। क्या मैंने सेट रूल कराया हुआ है? इसमें सेट प्रोडक्ट बने, इसमें देना जनरली सेट प्रोडक्ट इज फॉर्म इज मेजर, नहीं जनरली सेट प्रोडक्ट इज मेजर। सेट प्रोडक्ट जो होता है इसके अंदर वो मेजर होगा। क्लियर है कि नहीं है? सेट प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। यस। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, सेट प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। और पॉइंट्स क्या बन सकते हैं इसके अंदर? E2 का मगर समझ आया डिटेल में कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं जो मैंने बताया तुम्हें साथ साथ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना ढंग से। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है SN2 की तरह। पेंटावेलेंट कार्बन आता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर पेंटावेलेंट कार्बन आएगा, एंटी पेरीप्लेनर वाली कंडीशन होनी चाहिए। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट प्रेजेंट है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि H को रिप्लेस किया मैंने D से, तो रेट जो है डिक्रीज कर जाएगा। फिर एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट भी प्रेजेंट है, अगर मैंने Cl को हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस किया तो भी अब हैवियर वाला आइसोटोप आसानी से निकलेगा नहीं बाहर, तो रेट डिक्रीज कर जाएगा, उसमें भी रेट डिक्रीज कर जाएगा। नेट रेट जो है वो RDS में अगर हम देखें तो RX और बेस दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो रेट जो K इंटू RX इंटू बेस, तो ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा और ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा और ये क्या होगी, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया ना,
और फिर एक बताया इसके अंदर जनरली सेडजस्ट प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? इसके अंदर जनरली क्या बनेगा? सेडजस्ट प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को इन पॉइंट्स के अंदर? नो सर। तो ये सारे पॉइंट्स रिकॉल जरूर करना, लिख के जरूर देखना है इसको। नेक्स्ट जो मेरे को करवाना है ना इसके अंदर, एक एक चीज इस तरह से करना, क्वेश्चन कराऊंगा वो तो अलग चीज है, ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स में कराएंगे थ्योरी में तो दिक्कत हो सकती है, इसे एक एक चीज ढंग से करना है इसकी। अब नेक्स्ट जो मैकेनिज्म था ना, नेक्स्ट मैकेनिज्म जो इवन मैंने तुम्हें बताया, इवन मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसके अंदर कार्बोकटाइन बनेगा। सही ना? इवन मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसके अंदर क्या बनेगा? कार्बोकटाइन। उसके पॉइंट्स अब एक इवन मेरे को करवाना है तुम्हें, और इवन सी भी। इवन मैं तुम्हें एग्जांपल्स करा चुका हूँ, ध्यान रखना चीज का। इवन में जो हम करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इवन मैकेनिज्म में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स करेंगे। याद है कि नहीं? ये इवन का मैकेनिज्म है। इसके अंदर तुम एक बार तुम लोग खुद ट्राई करना, मैं एक बार हिंट देता हूँ सिर्फ कि क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर सारे पॉइंट जैसे मैंने इसके अंदर लिखे हैं, ऐसे ही इसके अंदर पॉइंट लिखना तुम लोग। जैसे मान लो सी है, एच है, वैलेंसी फ्री ओ एच है, वैलेंसी फ्री ये फर्स्ट है। आरडीएस के अंदर, आरडीएस में क्या होगा इसके अंदर? ये आरडीएस में ओ एच हटेगा, ये ओ एच हटेगा इसके अंदर, वो एसिड डालते हैं ओ एच हट जाता है, और ये बना कार्बोकटाइन सी एच, वैलेंसी फ्री, और सी पे आ गया प्लस चार्ज, सी पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप में क्या होगा? अब जो बेस है सी एच, सी पे प्लस कार्बोकटाइन बना है, ध्यान रखना इसके अंदर स्लो स्टेप के अंदर। और उसके बाद ये एच हट जाए, प्लस चार्ज था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी। तो इवन मैंने तुम्हें बताया था, इवन में क्या होगा? लिविंग ग्रुप हट जाएगा, लिविंग ग्रुप हट जाएगा, कार्बोकटाइन बनेगा, उसके बाद एच हटेगा। तो एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा। रेट क्या होगा? के इनटू दिस एल्कोहल ओनली, के इनटू दिस रिएक्टेंट ओनली। और ये दो स्टेप में हो रहा है मैकेनिज्म, दो स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है। एक स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, एक फास्ट स्टेप होगा। अब इसके पॉइंट्स तुम खुद ट्राई कर लेना। सही ना? इसके पॉइंट्स तुम खुद ट्राई करोगे। पॉइंट्स कैसे? ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है ये बताओगे, इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या है वो बताओगे, इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है वो बताना है तुम्हें। सही ना? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है पहले। ये टू स्टेप मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ एक बार। ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। इसके अंदर कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ये लिख देंगे। इसके अलावा और कार्बोकटायन का बना है, आरडीएस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, आरडीएस इज फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस फॉर्मेशन। तो जितना जल्दी ये डिसोसिएट होगा बॉन्ड, उतना जल्दी कार्बोकटायन बनेगा। आरडीएस ये इसके अंदर रेट के किस पर डिपेंड करेगा? ओनली अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे आरओएच है इधर, आरओएच पे डिपेंड करेगा रेट, है ना? आरएक्स पे कह लो या आरओएच पे कह लो। अब इसके अंदर क्या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है? क्या इसके अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है? स्लो स्टेप के अंदर क्या एच इन्वॉल्व हो रहा है? नो नो सर। सर। हाँ, तो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ये एब्सेंट है। और एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट है कि नहीं? यस यस सर। सर एलिमेंट आइसोटोपिक इफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सही ना? तो ऐसे और सेडजस्ट प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। ये पॉइंट तुमको ट्राई कर लेना एक बार, है ना? सेडजस्ट प्रोडक्ट बनेगा और वो हॉफमैन प्रोडक्ट के ऊपर डोमिनेट करेगा। ये पॉइंट्स एक बार लिख लेना और खुद ट्राई कर लेना इसको। मैं कल तुम्हें शायद इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। सही है? कर लेना जरूर इसको।